जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी क्लास होगी पॉलिटी की और पॉलिटी में हम लोग आज के प्रश्नों में प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो पहली घटना है सज्जन सिंह केस 1965 का है। बेरूबारी केस 1960 का है। गोलकनाथ केस 1967 का है। केशवानंद भारती केस 1973 का है। तो अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो सज्जन सिंह 1965 का है, बेरूबारी 1960 का है, गोलकनाथ 1967 का है, केशवानंद 1973 का है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही से लग रहा है? तो यानी 2, 1, 3, 4, यानी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद एक सहयोगी संघवाद है। ये कहने वाले व्यक्ति थे ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, जो भारत के संविधान है उसकी आधारभूत संरचना का तात्पर्य है वो बताना है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और ना ही उनको छीना जा सकता है। तो दूसरी बात तो सही है कि उनको छीना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। कैसे? 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। मोरारजी देसाई की सरकार होती है, गैर कांग्रेसी। उसमें एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। तो इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 300 का में, यानी मौलिक अधिकारों को तो कम कर दिया गया ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 367 में निहित प्रक्रिया से ही किया जाता है? नहीं, संविधान में संशोधन 368 के अलावा भी प्रक्रिया है, उसके तहत भी किया जा सकता है। जब संविधान संशोधन टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, एक समान बहुमत होता है, ठीक, और एक विशेष बहुमत होता है। तो समान बहुमत के तहत 368 प्रक्रिया अपनाई जाती है और विशेष बहुमत के तहत राज्यों की विधानसभाएं जो हैं उनसे, ठीक, जो लोकसभाएं हैं इनसे, लोकसभा जो है इनसे, वो हम जब संसद की कार्य प्रणाली संशोधन पढ़ रहे होंगे तो वहां हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये भी गलत हो गया। कह संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही यह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करती है। तो संविधान का भाग है, पहली बात तो यही गलत हो गया। क्यों? चूंकि 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना गया। अब संविधान का भाग है, ये गलत हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और उसके तहत उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी उद्देशिका में तो हो गया ना संशोधन, तो ये भी गलत हो गया। चौथा नंबर, डी नंबर कह रहा है संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य है कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। करेक्ट है, यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो डी नंबर इसमें सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। कौन सर्वोच्च है? संविधान है। अगला, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? यानी संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता कौन कौन से भाग प्रदर्शित करते हैं? तो पहला हो गया प्रस्तावना, बिल्कुल प्रदर्शित करता है प्रस्तावना। ठीक, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, बिल्कुल संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने मूल अधिकारों को बहुत विचार करने के बाद मूल अधिकारों का प्रावधान रखा है। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए थे यूएसए से। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, यानी ये भी बड़े कल्याणकारी साबित होते हैं और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। ठीक, तो तीनों
प्रतिबद्धता है संविधान निर्माताओं की, तीनों में संविधान निर्माताओं के विचार एवं अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया 22 मार्च 1957 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता वर्णित है, क्योंकि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास 3 हो गई। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। न्याय कितने प्रकार के? 3, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था? ये कौन सा मामला था? तो बेरूवारीवाद में संविधान बेरूवारीवाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया था। ये कब का वाद है? 1960 का वाद है। किसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया? तो केशवानंद भारती 1973 में। अगला प्रश्न, संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता। तो बी नंबर, ये लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, किस वर्ष से भारत की संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द एक समाजवादी और दूसरा पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? तो ये दोनों शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें शब्द आता है हम भारत के लोग, भारत को, यानी हम भारत के लोग। तो संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, जबकि राज्य जो है वो भारतीय संघ के कृति हैं। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत। लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये भी सही हो गया। चौथा नंबर, संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है, बिल्कुल। 2 प्रकार की समताएं हैं, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो चौथा नंबर भी सही हो गया। गलत कौन सा है? दूसरा नंबर। कूट के अनुसार देखें तो 1 3 4, 1 3 4 किसमें मिल रहा है? सी नंबर। तो कौन सा गलत है? दूसरा नंबर गलत है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानता एवं भ्रातृत्व का क्रम यानी उनका उल्लेख करना है? तो न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वतंत्रताएं, न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना यानी 5 प्रकार की। समता, समानताएं कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। भ्रातृत्व यानी बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना यानी 1। तो 3 5 2 1, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि भारत के आंतरिक मामले हों या भारत के बाह्य मामले हों, यदि उनमें निर्णय लेने में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति पर आश्रित नहीं है, तो वो संप्रभु है। तो भारत, बिल्कुल, भारत को किस देश से कैसा संबंध रखना है ये भारत तय करता है, ना कि कोई और देश। यानी बाह्य मामले में भारत संप्रभु है, आंतरिक यानी भारत के राज्यों में, भारत के जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत लागू करता है, ना कि कोई दूसरी शक्ति। ठीक,
तो यानी भारत संप्रभु है, राष्ट्रमंडल का सदस्य होने से भारत की संप्रभुता बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। कूट के अनुसार देखें तो ए नंबर इज द करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समताएं, एक भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना, तो कई प्रकार के ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया जाता है, बिल्कुल। हम भारत के लोग, पहली शब्दावली आती है, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक। तो तीसरा सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का मुखिया का तात्पर्य है राष्ट्रपति, और जबकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों न होकर कैसे होता है? एकर संक्रमण की अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। तो यानी चौथा गलत हो गया। तो कूट में अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3 ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अपना, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आप कोशिश करना कि आपको भी संविधान की प्रस्तावना जो है वो याद हो जाए, इससे प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप उनको तुरंत कर लोगे, ठीक। तो क्या है, हम भारत के लोग, और ये शब्द यानी हम भारत के लोग, ये शब्द किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो उषा मेहता का नाम आपने सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत होकर रेडियो संचार के माध्यम से नई क्रांति प्रज्वलित की थी। तो उनकी बहन थी पूर्णिमा। पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा कौन? जो वो 15 संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं में एक ये थी पूर्णिमा। पूर्णिमा सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी मसेकर, बेगम आजाद रसूल जैसी कई क्रांतिकारी महिलाएं थी, उनमें एक थी पूर्णिमा। उनके सिफारिश पर यह शब्द जोड़ा गया, हम भारत के लोग। तो इसको एक प्रश्न के रूप में याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको भी याद करना है, जिससे हमने एक लय पे इस वजह से बोला कि बीच में कहीं स्लिप ना हो, ठीक। तो अब ऑप्शन देखें, यानी जो क्रम है, पहला नंबर संपूर्ण, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ए नंबर ही करेक्ट है, बाकी में कहीं ना कहीं समस्या होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो हमने बात की थी किसमें ना की, तो बेरूबारीवाद 1960 का, इसमें कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद किसमें की, तो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब ना तो उन केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ऑप्शन में तो है नहीं, तो अब एक और वाद होगा जिसमें इसकी चर्चा की गई होगी। तो 1985 का बुम्बैया बनाम यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें भी जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का निर्णय था उसी को दोहराया गया। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। और अगर आपसे नाम दे के पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, और किसके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो याद रखना है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अगर ओपनली प्रश्न आपसे पूछे, किसी का नाम न दे, तो याद रखना है उद्देशिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक का मतलब जैसे राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। तो राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, जो ब्रिटेन में व्यवस्था है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा, लोकतंत्र में क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया नेता, चुना गया नायक ही शासन करेगा। ठीक, और ये तभी लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते रहते हैं। तो पहला तो सही है, भारत एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। क्योंकि भारत का आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, भारत दोनों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी वाह शक्ति पे निर्भर नहीं है या वाह शक्ति के अधीन नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। क्योंकि कल्याणकारी की जो स्पष्ट भूमिका समझ में आती है वो अनुच्छेद 36 से 51 अर्थात राज्य के डीपीएसपीए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नजर आती है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो कौन सा सी हो जाएगा, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। भारत में अनेक धर्म है, ऐसा नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, नहीं। स्वतंत्रताएं कितनी है, 3। कौन कौन सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, 3 स्वतंत्रताएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल है। ठीक, हालांकि जो स्वतंत्रताओं की हमने बात की तो वो जो हमने ऑप्शन में आपको गिनाया वो स्वतंत्रताएं नहीं है, वो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रताएं हैं 5 प्रकार की, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, हो गई 5। ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक, तो भारत में राज्य का कोई अपना धर्म, बिल्कुल है। यही भारत की जो धर्मनिरपेक्ष शब्दावली है वो यही है कि भारत राज्य का कोई अपना धर्म ना होगा। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी जो प्रस्तावना में जिन बातों का उल्लेख किया गया उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, मूल अधिकारों में बिल्कुल की गई है। क्योंकि मूल अधिकारों जब हम बात करते हैं न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात, विश्वास की बात, समानता की बात, तो अनुच्छेद 12 से 36 के बीच में, 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों में उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी उसका उल्लेख मिलता है। ठीक, इसका मिलता है तो दोनों में मिलता है ना, तो दोनों की बात कर देंगे, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों, तो तीनों में मिलता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। एक बार आप प्रस्तावना को याद करना और फिर जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे, आप डीपीएसपी पढ़ोगे, आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे, तो वहां पे वो प्रस्तावना की बातें उल्लेखित मिलती हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कह निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान जो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बनाता है, बिल्कुल बनाता है। राजनीतिक समानताएं हैं, बिल्कुल है। समाजवादी राज्य है, बिल्कुल है। साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, भारत में साम्यवादी व्यवस्था नहीं। साम्यवादी का मतलब जैसे चीन में है, उत्तर कोरिया में है, ऐसी भारत में व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किसमें स्पष्ट किया, एक तो बम्बैया बनाम स्टेट राज्यवाद में किया और दूसरा केरल का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। तो ऑप्शन में कौन है, बी नंबर, यानी केरल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख है। विनियोग विधेयक का भी उल्लेख है। भारत में संचित नीति का भी उल्लेख है। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो सी नंबर करेक्ट माना जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो उद्देशिका में, किसमें दिखता है, उद्देशिका में दिखता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला कह रहा है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये शब्द जोड़ा गया 1976 में, और 1976 में संशोधन कौन होता है? 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। तो 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये दोनों शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। केवल यही दो शब्द नहीं जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और तीसरा अखंडता। तो तीनों शब्द याद रखने। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो तीनों शब्द आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अर्थात 1975 में ना था, 1976 में संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, तो वही 3 नए शब्द उसमें ना थे। तो उन 3 नए शब्दों में कौन कौन से शब्द थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में कौन है? अखंडता। अखंडता 1975 में ना था। ये कब आता है? तो ये 1976 में आता है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना? बिल्कुल बना। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। इसे स्वीकारा कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। तो पहला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन जबकि किया जा सकता है, और किया गया कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके तहत क्या हुआ? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तो गलत हो गया भाई। चौथा नंबर, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो कौन? 1, 2 और 4 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? 1, 2 और 4, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया? 1976 में। वो संशोधन कौन सा था? तो 42वां, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है। तो डी नंबर गलत माना जाएगा, बाकी तीनों सही है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज कहने वाले व्यक्ति थे बी.आर. अम्बेडकर। यानी संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये बात किसने कही है? तो ये अम्बेडकर जी ने कही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो प्रारूप समिति के सदस्य थे और वो कांग्रेसी थे। नाम था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, संविधान की आत्मा कहलाता है। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम दे दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा अंबेडकर जी के अनुसार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। लेकिन अगर केवल भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो उद्देश्य का। तो आज के अपने ये प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन था ये कंप्लीट होता है। निश्चित ही यदि आप इसको करोगे और प्रस्तावना को यदि आपने याद कर लिया, तो आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, भविष्य में जो होने वाली परीक्षाएं हैं, और यदि उनमें उद्देश्य का या प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आता है, तो आपका प्रश्न केवल इन्हीं प्रश्नों से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात होगी, इसमें संदेश देना चाहेंगे कि हमने आपसे कहा था कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो ऑफिस वर्क के बाद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की समस्या रहती है, इस वजह से आपको अभी तक एक वीडियो मिल रहा था। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीक से रेगुलर 2 वीडियो देंगे, तो इसमें एक विस्तृत वीडियो लेकर हम आ रहे हैं, वो कल यानी संडे को। आप जरूर जुड़िएगा, और जो भी हो, जो भी बातें हो, आप उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, हम उस वीडियो में ये भी चर्चा कर रहे होंगे कि जो RO की रणनीति है, या जो सीरीज हम चला रहे, ये सीरीज किस दिशा में जा रही है, तो सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में हम देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो हर एक प्रयास करिए जिस प्रयास से आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।